जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में वो जो मैंने पहले क्लास ली थी, उसका निर्माण अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो उसका निर्माण 1858 से शुरू हुआ, जैसा कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। 1858 का एक्ट, फिर 1861 का एक्ट, फिर 1892, फिर 1909, फिर 1919। अब दोस्तों हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे जो आज की डेट में हम संविधान को देखते हैं उसका निर्माण, उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो कहां कहां से आए थे, जो प्रावधान थे वो कहां कहां से आए थे। इसी श्रृंखला में दोस्तों हमारा अगला जो एक्ट है वो है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि 1919 के एक्ट से खुश नहीं थे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए थे जो हिंदुस्तानी होने के नाते, भारत देश के होने के नाते हमारे फेवर में नहीं थे। तो उसके चलते एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार ये जो हमने 1919 का जो एक्ट रखा गया है इसका बिल्कुल आउटराइट रिजेक्शन किया गया है और उसके खिलाफ आंदोलन भी खड़े हो गए हैं। तो इन सब चीजों को सोचते हुए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया और कमीशन को इंडिया भेजा। उस कमीशन को आप लोगों ने इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। उस कमीशन का काम यह था कि 1919 के एक्ट में क्या क्या कमियां हैं उनको देखना, या जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, वो क्यों उससे नाखुश हैं वो देखना और अपनी रिपोर्ट को पेश करना। लेकिन दोस्तों इस साइमन कमीशन का हिंदुस्तान में हर स्तर पर विरोध हुआ, हर स्तर पर, चाहे वो नेशनल स्तर हो, चाहे वो स्टेट का स्तर हो, चाहे वो तहसील का स्तर हो, गांव के स्तर पे भी उसका विरोध हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी मेंबर इंडिया का नहीं था। सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटेन के रखे गए थे। जो जो किसकी अध्यक्षता में थे? साइमन। साइमन कौन थे? ब्रिटेन के कैबिनेट मेंबर। तो साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा अडॉप्ट किया गया और उसी के चलते 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का निर्माण हुआ। तो क्या है, देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था। बहुत बड़ी चीज इसमें एक देखने को मिली दोस्तों, कम्युनल अवार्ड। क्या था कम्युनल अवार्ड? आपको मैंने बताया था 1919 के एक्ट में और 1909 का जो एक्ट आया था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी, जब अलीगढ़ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, उनके जो डेवलपमेंट्स हुए थे उनकी मांग रही थी दोस्तों कि हमारे लिए अलग से इलेक्टोरेट्स हो। इलेक्टोरेट्स का मतलब हमारे लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाएं कि जो हमारे जो क्षेत्र हैं जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां से मुस्लिम को आरक्षण दिया जाए और मुस्लिम को ही खड़ा किया जाए, मुस्लिम के लिए वो सीट रिजर्व हो। इस साइमन कमीशन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब उसको अडॉप्ट किया उसके रिकमेंडेशंस को, तो ये और एक स्टेप फर्दर चले गए कि उन्होंने कम्युनल अवार्ड नाम की एक चीज उसमें प्रावधान रख दिया। पहले तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन इस कम्युनल अवार्ड में जितने भी लोग थे, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम्स में दोस्तों एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, सिख, इन सब को अलग अलग इलेक्टोरेट्स देने की प्रोविजन रखे गए। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में क्या था। जो पिछले जो हमारे जितने एक्ट आए थे 1919 का, 1909 का, उससे इसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे या उसमें कुछ चीजें ऐड की गई थी या कुछ चीजें हटाई गई थी। तो इसमें पहला आता है फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब क्या कि जो यूनियन है, जो सेंटर है, उसकी अपनी ऑटोनॉमी, उसको वो अपने अपने हिसाब से चलेंगे, और जो प्रोविंसेस हैं उनका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लेजिस्लेशन है वो प्रोविंसेस के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जो गवर्नर होगा, वो अपने हिसाब से चलेंगे। उनके ऊपर किसी भी तरीके का सेंटर का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। मतलब गवर्नर जनरल जो रखा गया था, गवर्नर जनरल जो पहले हमने देखा एक्ट्स में कि वो हस्तक्षेप भी किया करता था, लेकिन इस एक्ट में वो हस्तक्षेप उसका खत्म कर दिया और जो गवर्नर होता था प्रोविंसेस का वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता था। और जो भी बिल पास होते थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में,
वो जो भी बिल रखते थे, जो भी बिल पास होते थे, उनको गवर्नर डायरेक्ट वीटो के लिए क्राउन के पास भेज सकता था। उसको अब आप ये समझ सकते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया था। उसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि जो गवर्नर जनरल था वो उसके ऊपर बैठा था। दूसरा, डायरकी एट सेंटर। पहले प्रोविंशियल उसमें डायरकीज थी, अब सेंटर में भी दो तरीके की डायरकी को रखा गया। कैसे? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स ट्राइबल एरियाज वाज टू बी मेड बाय गवर्नर जनरल ऑन एडवाइस ऑफ काउंसलर्स। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तीन ऐसे जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण विभाग या एरिया या सेक्टर्स थे, उनको गवर्नर जनरल के पास रखा गया कि इन तीन चीजों पे गवर्नर जनरल डिसीजन लेगा। किसके एडवाइसर? काउंसलर्स के एडवाइस पर। वो काउंसलर जिसका प्रावधान 1919 के एक्ट में रखा गया था कि 1900 की काउंसलर्स भी नॉमिनेट किए जाएंगे, वो लोग नॉमिनेटेड होते थे। इनके अलावा जो भी मैटर्स थे, वो सारे मैटर्स गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेता था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक फर्क जो आया, इन्होंने डायरकी तो लेके आए सेंटर में, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण विभाग थे, जो महत्वपूर्ण जो डिसीजंस थे, वो इन्होंने अभी भी अपने हाथ में रखे। और इसके ऊपर मजे की बात यह है दोस्तों कि जो काउंसलर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यहां बात हो रही है कि जो इन तीन मैटर्स में एडवाइस करेंगे वो काउंसलर्स करेंगे गवर्नर जनरल को, और जो बाकी मैटर्स हैं उस पर एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे गवर्नर जनरल को। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है देखने की कि दोनों ही काउंसलर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये नए नहीं रखे गए। जो 1919 में जिनका इलेक्शन हुआ था उन्हीं को वापस रख लिया गया। मतलब इसका मतलब है कि कोई भी खास तरीके का इसमें बदलाव नहीं लाया गया था। फिर आती है बात लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर को बाई कैमरल रखा गया। बाई कैमरल मतलब जैसे कि आज की डेट में आप देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, तो उसका प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही रख दिया गया था। मतलब आज की डेट में जो हम संविधान पढ़ रहे हैं उसमें जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हो गई थी। तो इसमें क्या था? इसमें राज्यसभा और लोकसभा, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड आपका अपर हाउस एंड लोअर हाउस, कुछ एक ऐसे प्रोविंसेस थे जिसमें भी बाइकैमरल को इंट्रोड्यूस किया गया। जितने भी प्रोविंसेस थे, हम सारी प्रोविंसेस में उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, लेकिन कुछ एक जैसे 6 प्रोविंसेस में हमने बाइकैमरल को इंट्रोड्यूस किया। फिर बिल पास बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज आल्सो सब्जेक्ट टू वेटो बाय क्राउन। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो भी बिल पास हो रहे हैं वो पास होने के बाद भी लॉ नहीं बनते, लेकिन वो बजाय उसके उसको वेटो के लिए क्राउन के पास भेजा जाता था। तो इसमें भी कोई खास बदलाव नहीं था, वही चीज जो 1919 में थी उसी चीज को कंटिन्यू किया गया। फिर दोबारा एक और चीज कि गवर्नर जनरल हैड पावर टू मेक टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट लेजिस्लेशंस। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था अपनी पिछली कुछ क्लासेस में कि गवर्नर और प्रेसिडेंट आज की डेट में ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं, एक लॉ पास कर सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरी लगता है, और उस लॉ की, उस ऑर्डिनेंस की अगर अर्जेंट नीड होती है तो वो पास कर सकते हैं। लेकिन वो ऑर्डिनेंस टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी इन द सेंस, टेम्परेरी उनका कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको 6 मंथ के लिए वैलिडिटी होती है। 6 मंथ बाद उसको विधानसभा और लोकसभा द्वारा उसको पारित कराना पड़ता है या पास कराना पड़ता है। ठीक है, अगर ये पास नहीं होते तो वो खारिज हो जाता है, इनवैलिडेट कर दिया जाता है उसको। ठीक है दोस्तों, तो फिर नो बिल और अमेंडमेंट कुड बी इंट्रोड्यूस्ड
विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। मतलब क्या कि मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट पावर ही नहीं है। अगर वो कोई बिल अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने से पहले, मतलब प्रोड्यूस का मतलब अगर वो कोई बिल विधानसभा या लोकसभा में लाना चाहते हैं तो उस बिल को पहले उन्हें गवर्नर जनरल से पास या सैंक्शन या अप्रूवल लेना पड़ता था। तो उस पे भी किसका डिस्क्रिप्शन आ गया दोस्तों? गवर्नर जनरल का। तो मतलब क्या है कि 1919 से 1935 के एक्ट में कोई भी खास कोई फर्क नहीं आया। एक चीज जो इंट्रोड्यूस हुई इस एक्ट में वो एक बहुत नई चीज थी जिसकी शुरुआत हमारे संविधान के लिए हो गई थी और आज की डेट में भी उस सब्जेक्ट को आज भी हम पढ़ते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं। वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर। वो क्या था? इसमें 3 तरीके की लिस्ट बनाई गई। यूनियन लिस्ट, जैसा कि आप आज भी पढ़ते हैं, स्टेट और प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में दोस्तों सेंटर को लॉ बनाने का अधिकार है। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उस पे सेंटर को लॉ बनाने का अधिकार है। फिर स्टेट या प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंसेस को, इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पे प्रोविंसेस को लॉ बनाने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। इसमें कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स डाले गए जिस पे सेंटर भी लॉ बना सकता है और आपका प्रोविंसेस भी लॉ बना सकते हैं। अब इसमें 2 चीजें समझने की हैं। प्रोविंशियल लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी सेंटर लॉ बना सकता है अगर स्टेट में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर गवर्नर जनरल ने उस प्रोविंस में इमरजेंसी रूल लगा रखा है तो फिर प्रोविंशियल लिस्ट के ऊपर अगर कोई लॉ बनाएगा तो वो सेंटर बनाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में अगर रिपग्नेंसी होती है, रिपग्नेंसी का मतलब होता है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में अगर प्रोविंस ने भी लॉ बना दिया है और सेंटर ने भी लॉ बना दिया है तो वो दोनों लॉ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसको हम कहते हैं रिपग्नेंसी। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन, ये तो रही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। अब हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जैसे कि मैंने आपको इस एक्ट के बारे में पढ़ाया, तो कोई बदलाव नहीं किए गए। 1919 का जो एक्ट था उसको एज इट इज उठा के रख दिया गया। कुछ एक थोड़े बहुत एक दिखावे के रूप में उसको चेंजेस लाए गए, लेकिन बाकी का जो जो पावर्स थी वो भी सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज मतलब वो पावर्स अभी भी गवर्नर जनरल के पास ही थी। वो अभी भी इंटरवीन कर सकता था। प्रोविंसेस और यूनियन या फेडरेशन लेजिस्लेचर्स का अगर प्रावधान रखा गया था, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं रह गया था क्योंकि अभी भी पावर्स जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। तो इससे हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बहुत नाखुश थे। इसी दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी जो 1942 में आया। उसका जो पहले से जो डेवलपमेंट थे वो होने शुरू हो गए थे, लेकिन अचानक 1940 में ब्रिटेन में एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, जिसने सोचा कि नहीं, उन्होंने इस प्रिंसिपल को समझा
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के खुद के लोगों को बनाने देना चाहिए और वो खुद अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए जो ये डिसाइड करेगी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, वो खुद अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें। इसके चलते एक मिशन भेजा गया जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ये एक कैबिनेट मेंबर थे ब्रिटेन कैबिनेट के, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, उनकी अध्यक्षता में भेजा गया उनको वहां, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई, a member of the cabinet with a draft declaration which were to adopted provided two major political parties। कौन कौन सी पार्टीज? टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन सी पार्टीज थी उस टाइम दोस्तों? एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक अलीगढ़ मुस्लिम लीग, ये दो मेजर पार्टीज थी। क्रिप्स को ये काम दिया गया था कि आप जाइए हिंदुस्तान, इन दोनों पार्टीज से बात करिए और एक रेजोल्यूशन रखिए सामने। अगर वो दोनों पार्टीज एक अग्रीमेंट पर आती हैं और दोनों उसको अडॉप्ट करती हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह रही कि दोनों ही पार्टीज किसी अग्रीमेंट पे नहीं पहुंची और उसमें एक नया डिमांड निकल के आई जो मुस्लिम लीग ने की। वो क्या थी? दैट इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट्स ऑन कम्युनल लाइंस। मतलब क्या कि इंडिया को विभाजित करके दो प्रदेशों में बना दिया जाए और उसका आधार क्या रहेगा? उसका आधार रहेगा कम्युनिटी मतलब मुस्लिम प्रदेश अलग और बाकी हिंदुस्तान अलग। मतलब सही मायने में उस दौरान पाकिस्तान बनाने की मांग की गई। फिर दैट इंस्टेड ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बजाय दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन रखा गया है। एक जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो पाकिस्तान को बनाने के लिए रखी जाएगी। जब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया और जब दोनों पार्टीज अग्रीमेंट में नहीं पहुंची, क्योंकि हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी जो लोग थे, बी आर अम्बेडकर, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई भी विभाजन हो इस देश का, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो। तो इसलिए ये क्रिप्स मिशन टोटली फेल हुआ। जब फेल हुआ और वर्ल्ड वॉर, क्विट इंडिया मूवमेंट आया, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद फिर वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब हमें बिल्कुल इस चीज पर सोचना है कि किसी तरीके से जो इंडिया है, इंडिया के जो लोग हैं वो खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें। इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा गया। वो एक 3 मेंबर कमेटी थी जिसमें क्रिप्स भी एक मेंबर थे, तो दोबारा से भेजा गया। लेकिन ये जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात थी, ये कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट तो की ऑन पेपर, लेकिन वर्चुअली उसको, प्रिंसिपल को इन्होंने एक्सेप्ट भी किया किसी एक हद तक। क्या क्या मेन फीचर्स थे इसके? देयर वुड बी यूनियन हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी उसमें बोला कि एक यूनियन होगी, यूनियन के पास फॉरेन अफेयर्स का सब्जेक्ट होगा, डिफेंस का होगा, कम्युनिकेशन का होगा, वो इन पे कानून बना सकती है। फिर द यूनियन वुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंसेस एंड स्टेट्स। मतलब क्या, यूनियन जो होगी वो, उसका जो व्यवस्था होगी वो दो तरीके की होगी। एक, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे प्रोविंसेस के और स्टेट के, वो वहां पर आएंगे, मतलब लोकसभा का निर्माण हो और राज्यसभा का निर्माण हो, ठीक है। Province, but any question raising a communal issue in the legislature would require majority of the two major communities present and voting, as well as a majority of all the members present and voting। मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा इसको, सपोज अगर दोनों कम हिंदू या
मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। एक तो इन दोनों की मेजॉरिटी, पहली चीज। फिर सपोज यहां 50 मेंबर हैं और यहां 50 मेंबर हैं, तो दोनों की मेजॉरिटी से अगर पास होगा, मेजॉरिटी से पास होगा, तभी उस डिमांड को आगे बढ़ाया जाएगा। किस डिमांड को? पाकिस्तान बनाने की डिमांड को। फिर दूसरा, एक तो ये कंडीशन थी पहली। दूसरी कंडीशन थी जो ऑल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स, उनकी भी मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी कैसी? प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, require majority of the two major communities present in voting as well as majority of all the members present in voting. इन रिकमेंडेशन को रख के फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई, उसके द्वारा बनाया गया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये हमारे जो आज की डेट में जो हम संविधान पढ़ते हैं, ये उसका लास्ट माइलस्टोन था। मतलब लास्ट माइलस्टोन, ये उसका लास्ट बेस था। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे हैं उसका ड्राफ्ट किया और उसको अडॉप्ट किया गया। द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 5, 1947। अब इसका एम क्या था? इट्स एम वॉज टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन टू द न्यूली इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब क्या है कि कैबिनेट मिशन आने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी, उसमें भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था, मतलब विभाजन हो चुका था। तो इसमें यह रखा गया कि जो ब्रिटेन क्राउन का जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल हटा लिया गया और उन दोनों को डोमिनियन स्टेटस देके दोनों कंट्रीज को, इंडिया और पाकिस्तान को, उनका सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर होगा, वो अपने लिए डिसीजन लेंगे। The act was based on the Mountbatten plan formulated by Louis Mountbatten. Mountbatten ने प्लान जो दिया था उसी पे बेस्ड था ये। He had formulated the plan to transfer the power to the hands of the natives from the British Crown. के मेन फीचर्स क्या थे? It also makes provision for the partition of Indian states into two separate dominions of India and Pakistan on ground of religious differences. मतलब क्या कि इंडिया के जितने प्रोविंसेस थे या स्टेट्स थे, उनको उनमें से कुछ एक विभाजन कर दिए गए। किस आधार पर? रिलीजन के आधार पर। जैसा कि आपको पता है, जब शुरू में, जब 1947 में जब डिवीजन हुआ था, उस टाइम जब पाकिस्तान बना गया था, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाए गए थे। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश भी आता था। तो दो जो मेजर स्टेट्स थी देश की, पंजाब और वेस्ट बंगाल, इन दोनों प्रोविंसेस का विभाजन किया गया था। द ऑफिस ऑफ द वायसराय वाज आल्सो अबॉलिश्ड। वायसराय का ऑफिस भी इसमें खत्म कर दिया गया, क्योंकि जब लेजिस्लेचर को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब पावर्स दे दी गई, तो जो वायसराय होता था उसको हटा दिया गया। इंडिया में जो दो सेपरेट गवर्नर जनरल बनाए गए, एक इंडिया के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वो थे लुइस माउंटबेटन, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था वो बनाया गया जिन्ना को। The Constituent Assembly were empowered to act as legislative bodies for their respective dominion till the time they could formulate a constitution for their state. जब तक के लिए हमारा अपना संविधान नहीं बन जाता और वो अडॉप्ट नहीं हो जाता, तब तक के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही सारी पावर दी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि
जो आपको मैंने पहले ही जब क्लास ली थी इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इलेक्शंस और ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। जब इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो जब तब तक डिफाइंड नहीं था, तो वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दी गई कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही लेजिस्लेचर को चलाएंगी। अगर उस दौरान कोई एक्ट पास करना है या कोई लॉ पास करना है तो वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहेंगी, और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तब तक काम करेगी जब तक के लिए हमारा देश अपना संविधान अडॉप्ट नहीं कर लेता और उसको लागू नहीं कर देता। इट ग्रांटेड अथॉरिटी टू द प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, ये और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखी गई थी कि जितनी प्रिंसली स्टेट्स थे, हमारे प्रिंसली स्टेट जो हमारे रजवाड़े थे या जो हमारे नवाब लोग थे, जैसे हमने सुना होगा हैदराबाद हो गया और लखनऊ है, अवध है, ये सारे इनको एक फ्रीडम दी गई कि अगर आप चाहें तो आप इंडिया यूनियन के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आप अपनी प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। The governance of each dominion was to be done on the basis of the Government of India Act 1935। मतलब जो गवर्नेंस थी, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं था, लेकिन किसी भी एक एक्ट को हमें आधार रखना था, एक बेस रखना था जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर में काम करेगी। तो उसके लिए जो सबसे रीसेंट, जो सबसे नया, जो जो बेहतर डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड एक्ट था उस टाइम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसी को लागू किया गया। द ब्रिटिश मोनार्क नो लॉन्गर हैड द अथॉरिटी ऑफ वेटो और आज द बिल्स फॉर द इंडियन स्टेट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल टोटल कंट्रोल हमारे ऊपर से खत्म हो गया। तो इसलिए उनको जो वेटो जो पहले जाया करता था, जो भी बिल पास होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो असेंबली में या लेजिस्लेचर में जो भी बिल पास किया करते थे, तो वो इंग्लैंड भेजा करते थे क्राउन के अप्रूवल के लिए, वेटो के लिए। वो भी सारी चीजें बंद हो गई इसमें। द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट डोमिनियन हैड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल। तो जो गवर्नर जनरल बनाया गया, जैसे हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल बनाया गया, वो बनाएगा माउंटबेटन को, और वो किसकी एडवाइस पे काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसके बाद एक रेड क्लिफ कमीशन का भी निर्माण किया गया, जिसका काम था सिर्फ क्या? इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को तय करना। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। मोहम्मद अली बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेयर लियाकत अली खान बिकेम हिज पाकिस्तान काउंटरपार्ट, मतलब प्राइम मिनिस्टर बने वहां के। There were several developments after the transfer of power by the Indian independence. The Indian Constitution Assembly drafted the Constitution in 1945, which finally got into effect on January 26, 1950। तो यहाँ आके हमारा जो टॉपिक था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ आके हमारा वो सब्जेक्ट खत्म होता है, और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 26 जनवरी को लागू हो गया। मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों इस चीज़ पर, या कोई भी सुझाव हो आपके इस चैनल के लिए, आप कमेंट में दे सकते हैं। हम बिल्कुल उसका, आपका डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, और जो आपके सुझाव होंगे हम उस पर विचार करके उसको इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। एक चीज़ दोस्तों और मैं आपसे करना चाहता था कि यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी 28 मई को होने वाला है। तो अगर किसी भी बच्चे का किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बेझिझक उस डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। मैं उस डाउट को लेके उनके लिए एक क्लास अलग से मैं उनको तुरंत, जैसे वो डाउट डालेंगे, मैं तुरंत एक उस पर एक अपना लेक्चर पोस्ट करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो और एक चीज़ और, थोड़ा सा आप हमारे साथ धैर्य बनाए रखिए। आज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 200 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच गए हैं। ये सिर्फ आपका समर्थन है। ऐसे ही अपना समर्थन हमारे इन प्रयासों पर लगाए रखिए, और हमारा वादा है आपसे कि हम आपको आपकी मंजिल तक 110% पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़, जो हमारा अभी सेटअप है, तो अभी हम थोड़ा कम रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं दोस्तों,
तो इसलिए थोड़ा सा बीच में आप भी हमारे साथ धैर्य बनाए रखिए। और अगली क्लास जो होगी वो जल्दी आपको सूचित की जाएगी, जो मैंने कहा था लाइव क्लास, तो लाइव क्लास का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो लाइव क्लास हम आपके साथ बिल्कुल लाइव आएंगे। हमारे विपिन पालीवाल सर की भी अब तबीयत ठीक है, वो भी उन्होंने अपना एक अच्छा अब जो सब्जेक्ट पकड़ा, जो उठाया उन्होंने सब्जेक्ट विजयनगर एम्पायर, वो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, क्योंकि कल की क्लास मैंने भी उनकी देखी थी, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है। तो आप हमारा बिल्कुल ऐसे ही साथ दीजिए, हम आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आज के लिए विदा, मैं योगेश भास्कर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।